आर्ट की नमस्कार। विजुअल आर्ट की ऑनलाइन वर्कशॉप में मैं मंजरी गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारा ये द्वितीय सत्र यानी सेकंड सेशन है। इस वीडियो को देख के मुझे लगता है हमारे पार्टिसिपेंट्स को बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी बातें उड़ान के विषय में पता चल गई होंगी। ये उड़ान का मंच ऐसा है जो नए कलाकारों को एक नया मंच, उनकी रचनात्मकता को पंख प्रदान करता है। आज हमारी विजुअल आर्ट के बहुत सारे मेंबर जो लगातार मेहनत करते हैं और आपके लिए वर्कशॉप का आयोजन करते हैं, मैं उन सभी से आपका परिचय कराना चाहूँगी। सबसे पहले हैं आदरणीय सर हमारे बीके बहल सर, जो हमारे मेंटोर हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम ये सारे जी आपकी आवाज नहीं आ रही। और दूसरे पहले प्रार्थना होनी थी क्या आज? नहीं सर, थीम सॉन्ग के बाद स्टार्ट होना। मंजरी जी आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अपना माइक चेक करिए। सर आपको मंजरी जी की आवाज आ रही है? दीपक जी नहीं, अब नहीं आ रही थी। आप कंटिन्यू करिए। मंजरी जी का आई थिंक लिंक जा चुका है, आप कंटिन्यू करिए। ओके। हमारी आवाज आ रही है? सर आवाज मंजरी जी मंजरी जी आ रही है आवाज सर। एक्चुअली मेरा इंटरनेट कनेक्शन ये प्रॉब्लम अब आ आ रही रही है। थी। हाँ, अब आ रही अब आ है। रही है। बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। मैं अपने विजुअल आर्ट के मेंबर से आप सभी का परिचय करवाना चाह रही हूँ। आदरणीय सर बीके बहल सर हमारे, जो हमारे मेंटोर हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम ये इन सारी कार्यशालाओं का आयोजन कर पाते हैं। इसी श्रृंखला में दीपक सोनी जी, सब लोग सुन पा रहे हैं ना मुझे? आवाज आ रही है। सुन रहे हैं। दीपक सोनी जी जो कि एक आर्टिस्ट भी हैं और आज का सेशन दीपक सोनी जी लेने वाले हैं। इसके अलावा सुमलता जी, विजुअल आर्ट टीम की मेंबर सुमलता जी ये खुद अपने आप में एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। तृप्ति जी, डॉक्टर तृप्ति जी, इसी कड़ी में डॉक्टर तृप्ति हैं जो हमारी विजुअल आर्ट टीम की मेंबर हैं। डॉक्टर ऋतु माथुर जी, हम सब मिलकर आपके लिए समय समय पर वर्कशॉप का आयोजन करते रहते हैं। आज हमारे मध्य में श्री अवतार साहनी जी उपस्थित हैं। सर आपका हमारी इस वर्कशॉप में बहुत बहुत स्वागत है। सर थिएटर की दुनिया में एक जाना माना नाम है और बहुत अच्छे कलाकार हैं जिन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया है। और सबसे बड़ी बात है कि सर हमारी उड़ान टीम के हमारी उड़ान में कई सारे वर्टिकल्स हैं, जिसमें थिएटर वर्टिकल के मेंटर भी हमारे अवतार साहनी सर हैं। सर में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं में सबसे बड़ी विशेषता जो है वो है हमारे सर बहुत ही अच्छे इंसान हैं। सर के संक्षिप्त परिचय के लिए मैं बहल सर से आग्रह करूंगी कि वे सर का परिचय दें। हमारे बीच में अवतार साहनी जी हैं। अवतार साहनी जी का जो नाटक के प्रति लगाव है, मुझे लगता है कि इन्होंने, जैसा मैं देख रहा हूँ, एनएसडी से 84 में इन्होंने पास आउट किया था। और एनएसडी से पास आउट करने वाला इंसान कहीं ना कहीं चमकता जरूर है। और अवतार जी ने जो है वो दिल्ली को बिल्कुल चमका के रखा हुआ है, नाटक की दुनिया को चमका के रखा हुआ है। उसकी एक वजह है
कि इनका स्पेशलाइजेशन जो है वो स्टेज लाइट में है, लाइट डिजाइनिंग में है। इसलिए मैं तो कहता हूँ ये नाटक और नाटक में रोशनी रहते हैं, बिना इनके का नाटक चल नहीं सकता। इस जगह पर ये स्थित हैं और यही विशेषता है कि इनको इनके काम की वजह से संगीत नाटक अकादमी ने 2017 में इनको अवार्ड दिया। काफी प्रेस्टीजियस अवार्ड होता है, राष्ट्रपति के द्वारा इनको दिया गया। नेत्र गुरु सम्मान मिला संस्कार भारती की तरफ से, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड नट सम्राट थिएटर अवार्ड की तरफ से, रेपर्टरी थिएटर के नाम से कई जगह इन्होंने काम किया। और इस तरह से विजिटिंग फैकल्टी भी है मैनी थिएटर इंस्टीट्यूट्स में, और इस तरह से काम काफी करते रहते हैं। ये एक ऐसी हस्ती है जिसको हम कहते हैं, ये ऐसी हस्ती है जो हंसती रहती है। ये हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, यही इनका सबसे बड़ा गुण है, और अपने काम में बिल्कुल कुशल। सर आपकी आवाज चेक कीजिए जरा आप माइक। आर्ट टूल्स एंड यूजेस इस विषय पर रखा है। मैं कहता हूं कि उनको ये कह करके कि मैं उद्घाटन करता हूं, अपनी बात प्रारंभ करें। अवतार जी। धन्यवाद बहल जी, आपने जो मुझे सम्मान दिया उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद आपका। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं देना चाहूँगा हमारी जो संस्था है उड़ान, और जिनका ये ब्रेन चाइल्ड रहा है कि उड़ान जैसी संस्था बनाइए ताकि नवोदित उभरते हुए कलाकारों को अपनी उड़ान के लिए एक पंख मिले, जैसा कि अभी मैम ने भी बताया है। तो सबसे पहले मैं भारत जी का, अनुपम जी का, सुमृत जी का, इन सब का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने उड़ान जैसी संस्था को बनाया और मुझ जैसे छोटे व्यक्ति को भी जोड़ा इसमें, ताकि मैं भी कुछ अपना थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन यहाँ दे पाऊँ। दोस्तों, ये सच में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और चूंकि हमने गत 3-4 वर्षों से जो हम इसके तरह तरह के वर्कशॉप आयोजन करते हैं, इनके फेस्टिवल आयोजन करते हैं, भारी संख्या में जिस तरह से लोग आ रहे हैं और जिस तरह से अलग अलग कला संकायों में उनका एडमिशन होता चला जा रहा है, ये हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको पंख दें, आप उड़ें। हम यहाँ बेस पे रहेंगे, हम यहाँ रहकर ये काम करेंगे, देखेंगे कि कैसे और क्या सुविधा हम आपको दे सकते हैं और अच्छे से अच्छी शिक्षा आपको दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात उड़ान की यह है कि यहाँ जितने भी वर्टिकल्स बने हैं और जितने भी उनके मेंटोर्स हैं, दे ऑल आर हाईली प्रोफेशनल्स, दे आर हाईली प्रोफेशनल्स। और हमें किसी का कोई लाग लपेटने, कोई पैसा नहीं चाहिए। इसलिए ये हम लोगों का जो भी सब संस्था चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, क्योंकि जो पैसे लेने वाली संस्थाएं हैं वो कभी जुड़कर काम नहीं करती। चूंकि हम लोग वाकई चाहते हैं कि जिन अभावों में हम ऊपर आए वो अभाव अब की आने वाली पीढ़ी को ना मिले, उनको मार्गदर्शन मिले। हमारे वक्त में सब चीजें नहीं थी जो आज हम ये वेबिनार भी जो कर रहे हैं, ये पहले सुविधा कहाँ उपलब्ध थी, फोन तक की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो ये इतना बड़ा जो काम हो रहा है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। एक चीज मैं कहना चाहूंगा जो मेरा पर्सनल मानना है कि प्रैक्टिसिंग आर्ट फॉर्म इज लाइक एम्ब्रेसिंग द पोएट्री ऑफ नेचर। सच में, इफ यू embrace the poetry of nature by practicing art, you always have a blessed years ahead. आपका आने वाला समय बहुत ही अच्छा रहेगा और आप हमेशा लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। अब जैसा कि वहल साहब ने कहा है कि जी हाँ, मैं रंगमंच की दुनिया से जुड़ा हूँ। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से मैंने डायरेक्शन में उपाधि प्राप्त की है और
लाइटिंग मेरा एक पैशन है उसमें। मैं इसमें आगे चल के थोड़ा सा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा ताकि आपका जो समय है उसका सदुपयोग भी हो पाए, कि रंगमंच एक ऐसी कला है जिसमें सभी अन्य कलाओं का समावेश है। मीन्स इट हैज एसिमिलेशन ऑफ ऑल द आर्ट फॉर्म्स। क्योंकि जैसे आप लोग स्केचिंग करते हैं वो हमें भी करनी पड़ती है, टेक्निकल ड्राइंग भी करनी पड़ती है, आर्किटेक्चर भी पढ़ना पड़ता है, कॉस्ट्यूम डिजाइन भी है, मेकअप भी है, प्रॉपर्टी डिजाइन भी है, और सेट डिजाइन भी है, और लाइट डिजाइन भी है। ये सारे जब डिजाइन पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो पेंटिंग की समझ है इसका होना बड़ा जरूरी है। लाइक मेरे बड़े भाई आर्ट्स कॉलेज के पास आउट थे शिमला से, उनको देख देख के पेंटिंग मैं भी सीखा, मैं भी पेंटर बनना चाहता था, मगर परिस्थितियों ने धीरे से मुझे रंगमंच की तरफ धकेल दिया, तो मैंने सहर्ष उसको ले लिया। और जो वो मेरे अंदर एक निहित जो कला जो मेरे फैमिली से मुझे मिली, मेरे भाई से मुझे मिली, उसका मैं सदुपयोग इस अपने फील्ड में कर पाया। अब आपको मैं बता दूं कि जैसे आप भी जब पेंटिंग का काम करते हैं तो इसमें भी लाइट एंड शेड का कमाल होता है। सेम कहते हैं कि अगर अंधेरा नहीं है तो रोशनी का कोई औचित्य नहीं है। इसी तरह जब आप कलर के साथ खेलते हैं, जब आप टेक्सचर के साथ खेलते हैं, हम लोग कहते हैं उसको अपनी भाषा में टैक्टाइल वैल्यू, टेक्सचरल वैल्यू। जैसे वैन गॉग की पेंटिंग्स में आपको देखते ही वो एहसास हो जाता है, कुछ आपके शरीर में होने लगता है। पिकासो को देख लीजिए, मोनेट की पेंटिंग देख लीजिए। हमारे एक बहुत बड़े डिजाइनर रहे हैं जो पेंटर भी थे, आपिया और क्रेग, उन्होंने भी ये बात कही है, द टेक्सचरल वैल्यू ऑफ एनी पेंटिंग और एनी ऑब्जेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको आप छुए बगैर दूर से ही उस छुअन को महसूस कर सकते हैं। यानी जो वो स्ट्रोक्स आप लगाते हो पेंटिंग में, ऐसे ये स्ट्रोक्स हम भी अपनी लाइव पेंटिंग जो करते हैं स्टेज के ऊपर, हमारे पास भी एक कैनवास है जिसके अंदर लाइव सारी चीजें होती है और हमें बड़ा बैलेंस करके चलना पड़ता है। और लाइटिंग का भी वही कमाल है कि हमारे लिए जो स्पॉट्स लगे हैं और जो उसमें कलर हैं, ये कलर्स हैं जो आप लोग यूज करते हैं। और जो डिमर्स मेरे हाथ में रहते हैं, ये वो पेंटिंग ब्रश है जिससे मैं स्ट्रोक्स मारता हूँ, जिससे मैं बैलेंसिंग करता हूँ सारी चीजों की। तो क्योंकि पेंटिंग का मेरा पैशन रहा है, लेकिन मैं रंगमंच की दुनिया से जुड़ा हूं, तो मैं इन सारी चीजों का वहां इस्तेमाल कर पाता हूं। मैं आपसे भी यही कहूंगा, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, आर्ट अथाह है, और हम आज भी अपने आप को उसका विद्यार्थी ही समझते हैं। हम लोग अभी भी उसके एक्सपर्ट नहीं हुए हैं। सच पूछो तो हम लोग अपने आप को चिरंतन विद्यार्थी कहते हैं। और मुझे लगता है कि विद्यार्थी रहना बड़ा ही सुखद अनुभव होता है, क्योंकि आप निरंतर अपने आप को बार बार खाली करके बार बार नई चीज का समावेश अपने अंदर करते हैं। और मैं आपसे भी चाहूंगा कि एक पॉइंट के बाद ये मत समझ लीजिएगा कि हमें सब कुछ आ गया, क्योंकि ये अथाह है, इसका कोई अंत नहीं है। जितना खोजोगे उतनी नित नई चीजें मिलेंगी। जैसे मैं अभी कुछ जो चीजें आपने दी थी वो हमारे उड़ान की उस पे आई हुई थी व्हाट्सएप पे, मैं देख रहा था, कमाल का काम है, बहुत बढ़िया काम है। मैं क्योंकि जिस तरह की चीजें आप लोग भी करते हैं, हम लोग भी वो प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग भी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग का इस्तेमाल करते हैं अपने कामों में। हम लोग जो लैंडस्केपिंग है उसका भी काम करते हैं हम लोग अपने ड्रामा के अंदर। इवन एब्सर्डिटी को भी हम उतने ही पॉजिटिवली लेके चलते हैं, क्योंकि दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड आवर आर्ट फॉर्म। सो इन सब चीजों को करते हुए मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि वहल साहब जैसे आपको अगर मेंटोर मिल जाए तो और क्या चाहिए। और सोनी साहब जैसे, ये अपने दीपक जी हैं, ये बड़े कमाल के हैं। और भी हमारे सुमन जी हैं, सुमन जी से हालांकि मेरा एक दो बार फेस्टिवल में ही परिचय हो पाया है, लेकिन जब जब मैंने इनका काम देखा मैं बड़ा मुतासिर हुआ। और मैं
कई बार लगता है मैं छोटा महसूस करता हूँ, क्योंकि इनका काम जब देखता तो मेरा काम उसके आगे कहीं नहीं ठहरता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जो आपकी चीजें हो रही हैं, जो आप लोग काम करते हैं, उससे कुछ प्रभाव मेरे काम पर भी पड़े, कुछ पॉजिटिविटी मेरे को भी मिले। और मैं हमेशा चाहूंगा कि आप भी दूसरी कलाओं को भी, इवन संगीत जब सुनता हूँ मैं कान बंद करके, तो मुझे पेंटिंग नजर आती है। उस पेंटिंग को मैं बिल्कुल अपने कैनवास पे उतारने की कोशिश करता हूँ। इसी तरह आप भी अन्य कलाओं को भी देखिए, सुनिए, जानिए, परखिए, उसका रसवादन कीजिए, और तभी चीजें आगे और बढ़िया से तरीके से बढ़ेंगी। और मैं बात तो हम बहुत लंबी चौड़ी कर सकते हैं, मुझे लगता है कि आपका समय इस समय बड़ा इंपॉर्टेंट है, और दीपक साहब भी रेडी हैं आपके साथ अपना संभाषण देने के लिए, अपनी चीजें शेयर करने के लिए। और मैं पुनः आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझ नाचीज को यहाँ बुलाया संबोधन के लिए। और पुनः आज का जो द्वितीय वर्कशॉप है, मैं चाहूंगा कि उसका उद्घाटन हो। नमस्कार, धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर ये आपका बड़प्पन है कि आप इस प्रकार कहते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमें आज आपका सानिध्य मिला है। सर हम सब विद्यार्थी हैं और हमेशा विद्यार्थी ही रहना चाहते हैं और विद्यार्थी ही रहेंगे, क्योंकि शायद मास्टर होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, या फिर हम मास्टर हो जाते हैं तो सीखने से मना कर दें। हम सारी जिंदगी सीखना ही चाहते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब आज के जो हमारा सत्र लेने वाले हैं वो दीपक सोनी जी हैं, जो कि हमारी विजुअल आर्ट टीम के मेंबर भी हैं, फैकल्टी भी हैं और एक बहुत अच्छे कलाकार हैं। दीपक जी हमारे यहाँ जितनी भी वर्कशॉप्स होती हैं उनमें हमारे पार्टिसिपेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं। साथ ही जो सर दीपक जी जो फेमस है वो स्पीड पेंटर के नाम से फेमस है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स को सिर्फ 5 मिनट में बना देते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कह के मैं दीपक जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आज के सेशन की शुरुआत करें। दीपक जी। नमस्कार सभी को, और नमस्कार पहल सर, नमस्कार अवतार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। और कई बार असहज सा महसूस होता है जब आपकी उम्र उतनी हो जितना सामने वाले का एक्सपीरियंस हो, और उसके सामने अगर आपने वर्कशॉप लेना हो और ट्रेनिंग देना हो तो थोड़ा सा असहज सा महसूस होता है। अवतार सर और बहल सर, मैं आपसे शुरू में माफी मांगता हूँ अगर हमसे कुछ थोड़ा सा अगर मैं सारी चीजों को कवर नहीं कर पाया तो। ऐसा है दीपक जी, हमने बहुत समझबूझ करके आपको रखा हुआ है, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? हमें मालूम है आप क्या क्या बताते हैं, क्या क्या जानते हैं। और एक बात और बता दूं कि उसकी वजह है, हमने जो आज का विषय रखा है, ये जो लोग हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बता दूं कि पहला वाला हमारा जो था वो जो ब्लॉक पेंटिंग पर था, ब्लॉक प्रिंटिंग पर था। दूसरा हमने इसीलिए रखा है कि बहुत से जो टूल्स हम लोग जानते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग आर्ट की लाइन के नहीं है, जो हम लोग को सुन रहे हैं उनको, तो उनको भी जानकारी बहुत अच्छी तरह से है कि ब्रश का नाम तो जानते हैं, लेकिन ब्रश कितनी तरह के होते हैं ये हम नहीं जानते, किस ब्रश से कितना इस्तेमाल हो सकता है ये नहीं जानते। हम लोग नाइफ खाली सब्जी काटने के लिए देखते हैं, लेकिन वास्तव में नाइफ से पेंटिंग होती है, और जिस पेंटिंग नाइफ से होती है वो नाइफ कैसा होता है ये हमें पता लगना चाहिए। पेंसिल कितनी तरह की होती है, ये सारी बातें हम लोगों की जानकारी हो, आप अच्छी तरह से बता पाएंगे। इसीलिए हमने दीपक जी को रखा है, और उसका जो पार्टिसिपेंट है उनको लाभ होगा। धन्यवाद सर। जब मुझे ये सब्जेक्ट दिया गया तो मैं टूल्स को ढूंढना शुरू किया, भाई पेंटिंग के क्या क्या। तो आप विश्वास मानिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे 40 मिनट का समय मिला है तो 40 मिनट में मैं टूल्स भी दिखाऊं तो शायद वो पूरा नहीं होगा। इतने टूल्स समझ में आए कि हमारे पेंटिंग्स के दुनिया में इतने सारे टूल्स होते हैं। और टूल्स के बारे में जानने से पहले मैं आपको बताऊं कि आप किसी भी वर्कशॉप में जाइए, आप कहीं भी ट्रेनिंग के लिए जाइए, आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट्स तो आपको मिलेगा। फिनिश वो प्रोडक्ट कैसे तैयार हुआ उसकी शायद आपको कहीं कम ही मिलने वाली है। और मैं ये जो आज हम टूल्स के बारे में बताने वाले हैं, कुल मिलाकर अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि
हम डीकोड करने वाले हैं। सर डीकोड अगर वर्ड अगर दिया तो शायद मुझे लगता है कि ये बेस्ट वर्ड होगा। हम डीकोड करने वाले हैं कि हम इतनी सुंदर पेंटिंग्स हम देखते हैं, हम इतने बढ़िया हम वर्कआउट देखते हैं, हम वर्क देखते हैं, हमें देखने में बहुत ही आनंद आता है। और लेकिन वो बनता कैसे है, उसके पीछे क्या है? अगर हमारे पास अगर प्रॉपर टूल्स अगर नहीं हो तो शायद हम हम प्रोडक्ट को हम सामने नहीं ला पाएंगे, हम उतनी बेहतरीन काम हम सामने नहीं ला पाएंगे। अब आर्ट कह देना, पेंटिंग कह देना अपने आप में एक बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन इसकी अगर गहराई में जाएंगे तो पेंटिंग्स बहुत तरीके के होते हैं, मीडियम्स बहुत तरीके के होते हैं, हर मीडियम्स के लिए अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे शुरू में हम स्टार्ट करेंगे अपन स्केचिंग से स्टार्ट करेंगे, और ड्राइंग और स्केचिंग। तो ड्राइंग स्केचिंग के लिए बेसिकली हम सभी जानते हैं, हम सभी लोगों को पेंसिल्स की जरूरत होती है। मैं एक स्क्रीन भी शेयर करता हूँ आपको। और तो पेंसिल्स की जरूरत होती है, और जब मैं पेंसिल्स को ढूंढना शुरू किया तो पेंसिल्स की इतनी वैरायटी आ गई कि शायद वही अपने आप में बहुत है, और एक पूरा सेशन हम पेंसिल के ऊपर भी हम कर सकते हैं। मुझे लगता है इतनी वैरायटीज पेंसिल में आती है ना। अब पेंसिल अगर हम देखें तो एक तो नॉर्मल पेंसिल होता है, बाकी हम सभी लोग आर्ट लाइन से हैं, तो एक बहुत बेसिक बात है, सभी को पता ही होगा, है ना। और जो पेंसिल है उसमें HB से नीचे अगर जाएंगे तो हार्ड लेड होता है, अगर ऊपर जाएंगे तो वहाँ सॉफ्ट लेड होता है ना उसमें। बट पेंसिल की वेराइटीज अलग अलग, पेंसिल की क्वालिटीज अलग अलग है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास जो मैं अपने वर्क में इस्तेमाल करता हूं, और वो जो पेंसिल्स होती हैं वो होती हैं आर्टलाइन की होती हैं, स्टेडलर की होती हैं, अप्सरा की होती हैं। अगर ये 3 ब्रांड मैंने बताए हैं आपको, और ये 3 मेरे पास ये हाथ में है भी, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इसका सिल्वर कलर के ब्रांड में पेंसिल आता है, ओके। अब ये इस पेंसिल में अलग अलग ग्रेड है ना, यानी कि 6H यानी टफेस्ट, सबसे ज्यादा हार्ड है ना। तो जो हार्ड पेंसिल होता है जनरली हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, और केवल हम लाइनिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हमें कोई आउटलाइन करना हो हम जनरली उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करते हैं। इंजीनियरिंग में जनरली मैकेनिकल लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हार्ड पेंसिल्स, है ना। तो जो हार्ड पेंसिल्स है उसमें हमारे आर्ट लाइन में शायद हम कम ही इस्तेमाल करते हैं, मे बी हम HB हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज्यादा शायद हमें तो जरूरत नहीं महसूस होती। बट फिर भी जानकारी होनी चाहिए, इसके मुताबिक हमने बताया। तो आप अगर H जैसे ही ऊपर जाएंगे 2H 3H 4H 5H 6H, तो वैसे वैसे पेंसिल्स वो हार्ड होती चली जाती हैं। और अगर हम HB से अगर हम नीचे जाएंगे, सॉफ्टेस्ट की तरफ जाएंगे, है ना, B 2B 3B 4B 5B 6B, अगर इस तरीके से जाएंगे तो वहां से वो पेंसिल का जो सॉफ्टनेस है वो धीरे धीरे सॉफ्टनेस बढ़ता चला जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली उसका जो आउटपुट है वो आउटपुट भी बढ़ता है। और जैसे मैं बताऊं, मेरे पास आप देख सकते हैं, अगर ये दिख पा रहा है तो 10B पेंसिल है ना, ये 10B इस पेंसिल में लिखा हुआ है। और मेरे पास ये 2B भी पेंसिल है। मंजरी जी दिख रहा है? 2B जी दिख रहा है। हाँ, 2B से ये 10B तक जाता है, और आप इसका इस्तेमाल आप अपने वर्क को और ज्यादा अच्छा करने में कर सकते हैं। अब जैसे इसका मैं इफेक्ट बताता हूँ, क्योंकि वर्चुअली काम करने में थोड़ा सा मीन्स इसके यूजेस को दिखाना भी थोड़ा सा सहज नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें ये पेंसिल्स के जो स्ट्रोक्स हैं वो लाइट टू डार्क हो रहे हैं, और उसकी डार्कनेस बढ़ती चली जा रही है। और आप देख सकते हैं इसके जो हार्डनेस है, जो H वाली पेंसिल है उसकी हार्डनेस है, उसमें स्मूथनेस नहीं आ पा रहा है ना। उसके जो शेड्स हैं वो बहुत थोड़े से लाइट हैं, वो बहुत ज्यादा डार्क नहीं है, ठीक है। लेकिन जो B वाले ग्रेड की जो पेंसिल है, जो B से स्टार्ट होके 10B तक जा रहा है, 8B तक जा रहा है, उसकी जो शेड्स हैं वो काफी डार्क आ रहे हैं। तो आप जरूर इस्तेमाल करें। अगर आपके पास पेंसिल का सेट नहीं है तो डेफिनेटली आप पेंसिल का सेट खरीदें। अगर आपको मीडियम रेंज में अगर पेंसिल का सेट अगर लेना है तो आर्टलाइन एक ब्रांड है, वहाँ उस ब्रांड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा सा डार्क अगर ज्यादा चाहिए, अगर आपको थोड़ी सी डार्कनेस अगर आपको ज्यादा आपके काम में चाहिए, तो आप
स्टेडलर की पेंसिल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेडलर आप देख सकते हैं ब्लू कलर की पेंसिल आती है, इसके भी पूरे रेंज है ना, HB से लेकर आप 10B तक आप ये पेंसिल ले सकते हैं। और ये इस पेंसिल की बात ये है कि इसके जो शेड हैं वो थोड़े कंपेयर टू आर्ट लाइन ये थोड़े डार्क हैं, है ना, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आर्ट लाइन की पेंसिल से भी थोड़ा सा लाइट शेड में जाना हो, थोड़ा और उसके शेड थोड़े से और नीचे लाने हो, तो आप एक अप्सरा ब्रांड है, अप्सरा ब्रांड की पेंसिल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन तीनों के पेंसिल्स के कॉम्बिनेशन से आप अपने जो वर्क है उस वर्क को आप अच्छा बना सकते हैं और इसको अपने काम को बहुत फाइन कर सकते हैं। इसके अलावा स्केचिंग और स्केचिंग में और पेंसिल वर्क में अपने को और क्या जरूरत पड़ती है मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास देखिए, मेरे पास एक ये पेपर स्टम्प है, आप देख सकते हैं ये पेपर स्टम्प। मैं स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ। ये पेपर स्टम्प है, आप देख सकते हैं इसकी भी विड्थ, इसकी भी थिकनेस इसकी कम है, ज्यादा है ना, कुछ कम है कुछ ज्यादा है। तो ये पेपर स्टम्प से इसको स्मजिंग में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास पेपर स्टम्प नहीं है तो आपका काम अच्छा नहीं होगा, ऐसा मैं नहीं कहता। जैसे कल लास्ट वर्कशॉप में भी सर ने बताया था कि साधनों की कमी हमें कभी रोक नहीं पाती है। तो हम स्मजिंग करने के लिए हम कई बार हम ये इसका भी इस्तेमाल करते हैं, बर्ड्स का, है ना, यहाँ पे भी इससे भी काफी स्मजिंग हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप अगर पेपर स्टम्प अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो वर्क है, स्मजिंग वर्क जो है वो काफी अच्छा होता है, उसमें फाइन ट्यूनिंग आप कर सकते हैं इसको। तो आप ये पेपर स्टम्प आप जरूर अपने पास रखें, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इसको अपने टूल्स में जरूर इस्तेमाल करें, आप टूल्स में जरूर इसको ऐड करें। इसके अलावा अब अगर इसी स्केचिंग और पेंसिल वर्क में ही अगर हम आगे बढ़ें तो हमें और किस चीज की जरूरत पड़ती है, हमें एक फाइन इरेजर की जरूरत पड़ती है ना, बहुत अच्छे इरेजर की जरूरत पड़ती है, अच्छी क्वालिटी के इरेजर्स होने चाहिए आपके पास। ये आर्टिस्टिक इरेजर्स हमारे पास है, आप देख सकते हैं ये इरेजर है, इसको आप किसी भी तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको मोटा पतला कर सकते हैं, है ना। आप इसको देखिए, ये मैंने इरेजर को मैंने दबा के मैंने इसको पतला कर दिया, ठीक है। ये तो इस तरीके से आप पतला भी कर सकते हैं, आप इसको किसी भी शेप में ला सकते हैं, आप किसी भी तरीके से इसको मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आपको फाइन लाइन चाहिए, सपोज आप कोई आपने शेड बनाया है और शेड, सपोज मैं हेयर्स की बात करता हूँ, मैं अगर हेयर्स बनाए हैं तो उसमें हेयर्स में जो हेयर्स के लाइंस होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, और अगर हेयर्स में अगर आपको लाइट दिखाना है तो लाइट दिखाने का एक तो तरीका यह है कि आप उस पर्टिकुलर उस लाइन को वाइट छोड़ें, जो संभव नहीं होता है ना। तो हम क्या करते हैं, हम ऊपर पहले तो हम शेड और शेड करने के बाद हम इस तरीके के इरेजर से हम इसको हम पतला, इसके जो नोक को हम शार्प करते हैं, और शार्प करके हम बराबर से बिल्कुल लाइन खींच के आते हैं। तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो पेंसिल होता है वो वहां से मिट जाता है, और वहां पे जो इफेक्ट आता है वो वाइट इफेक्ट आता है। तो हम लाइट इफेक्ट हम वहां पे आराम से हम दिखा पाते हैं। इसके अलावा ये जैसे मैंने ये 2 इरेजर मैंने आपको दिखाए, 2 इरेजर के अलावा हमारे पास और भी इरेजर्स होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके भी अपने काफी इसका है, काफी महत्व है। ये देखिए मोनो इरेजर है ना, इसकी जो टिप्स है वो टिप्स देखिए आप कितनी पतली है, हम इसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अगर वो एक ऑप्शन ये भी है, अगर आपके पास ये मोनो इरेजर है तो इसके टिप्स को आप पतला कर सकते हैं। आप इसको सैंड पेपर पे आप इसको मतलब अगर आप इसको रब करेंगे तो इसकी जो टिप होती है वो टिप पतली हो जाएगी, आप देखिए ये टिप पतली हो जाएगी, और उससे हम जो लाइंस के इफेक्ट है हम लेके आ सकते हैं। अगर थोड़ा सा अगर अपने को थोड़ा सा विड्थ ज्यादा मोटा चाहिए तो आप इस तरीके के इरेजर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, इरेजर को क्या बोलते हैं जो अभी आप शो करे हो? इसको मोनो इरेजर बोलते हैं, मोनो इरेजर। थैंक यू सर। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर आपके पास लिखने का अगर आपके पास डायरी पेन है तो आप इसको पैरेलली नोट करते बहुत सारे
मैं बहुत कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। हाँ जी, बताइए। नोट्स ही बना रहे हैं इसलिए मोनो इरेजर बोलते हैं इसको। हाँ जी, हाँ जी, इसको मोनो इरेजर। ठीक है, थैंक यू तो सर। आप इसको ले सकते हैं। अगर इसकी विड्थ अगर थोड़ी सी मोटी करनी हो, है ना, तो आप इसके, ये देखिए इसके टिप है, मोटा है इसका टिप, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक इरेजर भी आता है ना, वो भी मेरे पास था बट अभी मुझे मिल नहीं रहा। इलेक्ट्रॉनिक इरेजर भी आता है, हम कई बार उसका भी इस्तेमाल करते हैं, तो उससे इरेज करना थोड़ा सा और भी आसान होता है। और इसमें इसकी खास बात यह है कि आप नॉर्मल इरेजर का आप इस्तेमाल करेंगे तो पेपर में स्पॉट आ जाते हैं, है ना। अगर आपके पेपर में स्पॉट आएंगे तो आपका वर्क अच्छा नहीं होगा, और वो पेपर को क्या है, वो पेपर को रब कर देगा, पेपर की जो लेयर लेयर्स को वो हटा देता है, तो उससे जो आपके इफेक्ट आता है वो इफेक्ट आपका बराबर नहीं आ पाता। तो ये जो इरेजर्स होते हैं, ये आपको इसमें डस्ट नहीं बनता, एक है ना, इसमें बिना डस्ट फ्री इरेजर होता है, और आप इस इरेजर से आप अपने इरेज करते हैं तो उसके लेयर्स खराब नहीं होते हैं, और आपका काम भी आपका अच्छा बन जाता है। तो ये था। इसके अलावा और क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। एक मैकेनिकल पेंसिल भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको देखिए, इसके अगर टिप्स बहुत ही पतला 0.5 इसका टिप होता है। अगर आपको बहुत ही पतली लाइंस अगर आपको ड्रॉ करनी हो, तो आप हेयर्स, सपोज हेयर्स करना हो, अगर आपको बियर्ड्स बनाना हो, अगर मूछें बनानी हो, तो वहाँ के लाइंस अगर आपको बहुत पतले लाइंस अगर आपको करनी हो, तो आप इस तरीके के आप ये पेंसिल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें भी साइजेस अलग अलग आते हैं, जैसे इसमें इसकी जो है वो 0.5 है, ठीक है, 0.7 mm का भी पेंसिल आता है। आप इसके टिप्स अलग अलग देख सकते हैं। तो इस पेंसिल में ये खास बात है कि आपको इसको शार्प करने की जरूरत, बार बार आपको जरूरत नहीं पड़ती। आप जैसे शार्प करते हैं तो शार्प करने के से आपको आज़ादी मिल जाती है। और अगर हमारे पास इस तरीके के टूल्स पहले से अवेलेबल नहीं हुआ करते थे, और लेकिन अगर हमारे पास अब अवेलेबल हैं तो हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए और इसका लाभ हमें लेना चाहिए। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास क्या है, ग्रेफाइट पाउडर है। आप देखिए ये ग्रेफाइट पाउडर, ठीक है, ये आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। आप ग्रेफाइट पाउडर, ये जो इफेक्ट है, इसका इफेक्ट हम जनरली हम जैसे शेड्स, हम ब्लैक एंड व्हाइट शेड्स हम पेंसिल का वर्क करते हैं, तो ब्लैक एंड व्हाइट शेड्स हम करते हैं, तो उस शेड्स के में इसको शेड बनाने में आसानी हो सकता है। क्योंकि अगर हम पेंसिल से भी हम शेड बनाते हैं, जनरली हम भी पेंसिल से पहले शेड बनाते थे, तो पेंसिल से अगर हम शेड बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें हो सकता है कि उसके जो स्ट्रोक हमारे कई बार कहीं पे अगर हमने ज्यादा पेंसिल को प्रेस किया तो स्ट्रोक वहां पे थोड़ा सा डार्क हो जाता है। कहीं पे अगर हमने पेंसिल को कम स्ट्रोक किया तो इसको कम प्रेस किया तो उसके जो स्ट्रोक हैं वो थोड़े से लाइट हो सकते हैं। बट अगर आप उससे आप थोड़ी सी आप और आसान तरीके से आप जाना चाहते हैं और अपने काम को थोड़ा स्पीड अप करना चाहते हैं, क्योंकि आप इसमें देखिए ये ग्रेफाइट पाउडर है, ठीक है, और मेरे पास चारकोल पाउडर भी है ना, चारकोल का भी पाउडर आता है। आप इस चारकोल पाउडर को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे आपको डार्क शेड चाहिए। सपोज करो अगर हेयर्स बनाने, तो हेयर्स जनरली उसके जो ब्लैकेस्ट होते हैं वो थोड़े से डार्क होते हैं, तो आपको वहाँ पे आपको ग्रेफाइट पाउडर का की जगह पे आप चारकोल पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चारकोल पाउडर का आप बेस बनाइए पहले, उसको, ये जनरली जो पाउडर है ये आपको बेस बनाने में काम आएगा, है ना। तो बेस बनाइए आप, जैसे ग्रेफाइट है तो स्किन का जो आप स्किन आप बना रहे हैं, फेस बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ब्लैक एंड व्हाइट आपको शेड्स चाहिए, तो आप इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इस ग्रेफाइट पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं फेस के स्किन को कलर करने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में। और जो हेयर का एरिया है, जो बियर्ड का एरिया है, जहाँ अगर दाढ़ी है किसी की तो उसका है, तो वो सब अगर उसने वहाँ पे डार्क शेड्स अपने को चाहिए तो वहाँ का जो बेस है उस बेस को हम यहाँ पे इस चारकोल पाउडर से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फिर चारकोल एक बार इस्तेमाल, जो बेस है, बेस बनाने के बाद वहां पे फिर अपने को डार्क स्पॉट चाहिए, मीन्स हाइलाइट्स, उसको हाइलाइट्स करना है ना, हाईलाइट करना है। तो बेस बनाने के बाद उसको हाईलाइट करना भी जरूरी होता है, जहाँ पे भी आपको हाईलाइट करने की जरूरत है तो आप अपने पास चारकोल स्टिक भी रख सकते हैं। ये चारकोल स्टिक है, ठीक है। तो इसके जो शेड है ये बहुत ही डार्क है, सबसे ज्यादा डार्क है इसके शेड। तो आपको जहाँ पे भी डार्केस्ट आपको सरफेस चाहिए, डार्केस्ट आपको एरिया जहाँ पे भी है आपके वर्क में, उस डार्केस्ट एरिया को आप पूरा प्रॉपर डार्क करने के लिए आप इस चारकोल स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ से ये हाईलाइट होकर आएगा,
है ना। तो ये आप कुछ इस तरीके, और मैं कुछ और बताता हूँ। ब्रश, ये वाइट पेंसिल है ना, ये वाइट पेंसिल का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सपोज करो आप जिस पेपर पे आप वर्क बना रहे हैं, अगर वो पेपर टिंट है ना, कई बार तो हम व्हाइट पेपर पे हम जैसे सपोज करो पोर्ट्रेट बनाना हो तो हम व्हाइट पेपर पे हम पोर्ट्रेट बनाते हैं। तो अगर वो व्हाइट पेपर की जगह पे अगर हम टिंट पेपर पर बनाएं, हम थोड़े से शेड पेपर पे बनाए और जिसमें थोड़ा ग्रे कलर का पेपर हो, अगर उस पे बनाए, तो मुझे लगता है कि उसके जो इफेक्ट हैं वो इफेक्ट काफी अच्छे हैं। और उस ग्रे पेपर पे अगर व्हाइट का शेड अगर चाहिए आपको, जहाँ पे हाईलाइट्स करना है, जैसे सपोज करो आंख है, आंख के बीच में व्हाइट आता है ना, उसको हाईलाइट करने के लिए। अगर आप कोई हंस रहा है तो दांत में आपको कहीं कहीं पे आपको हाईलाइट्स करने होते हैं व्हाइट कलर से, है ना। अगर आप धूप में अगर आप खड़े हैं तो धूप में खड़े हैं तो आप ears में कहीं कहीं पे आपको व्हाइट्स इफेक्ट आते हैं। तो वो व्हाइट इफेक्ट आपको करने के लिए आपको व्हाइट पेंसिल का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और उसके लिए आप एक ये जेल पेन भी आता है, आप देखिए जेल पेन, व्हाइट जेल पेन, ये एक बहुत ही अमेजिंग टूल है जो बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। आपको व्हाइट जेल पेन भी अपने पास रखना चाहिए। तो जहाँ पे अगर व्हाइट हाईलाइट्स करने हो, तो व्हाइट हाईलाइट्स करने के लिए आपको ये जेल पेन की जरूरत पड़ेगी। तो आप इस व्हाइट जेल पेन को भी आप अपने पास रख सकते हैं। इसकी आपको बहुत ही ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके काम को और ज्यादा फाइन ट्यून करने के लिए, है ना। तो आप ये कर सकते हैं। और इसके अलावा और क्या हो सकता है, हमारे पास एक टूल्स और भी है, और वो है ये एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल, है ना। एक्स्ट्रा डार्क, इसके जो लीड है ये बहुत ही सॉफ्ट है। और आपको जहाँ पे एक्स्ट्रा डार्क, जैसे ये चारकोल था, तो चारकोल की जो थिकनेस है वो बहुत मोटी है ये तो, लेकिन ये इसको पेंसिल शेप में ये चारकोल पेंसिल ही है। और ये जो काफी सॉफ्ट पेंसिल है, तो अगर वो पतली लाइंस अगर आपको हाईलाइट्स करनी हो एक्स्ट्रा डार्क में, तो एक्स्ट्रा डार्क में अगर पतली लाइंस अगर आपको लेकर आना हो, तो आप इस पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ये पेंसिल आपको आप किसी भी अच्छे स्टोर में अगर आप जाएंगे तो वहां पे अवेलेबल होगा, या फिर आप ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा डार्क ये ब्लैक पेंसिल है। ओके, तो ये कुछ पेंसिल्स हैं। इसके अलावा मैं कुछ जो पेंसिल आते हैं, और ये पेस्टल पेंसिल्स भी होते हैं। जब हम पेस्टल कलर अभी हम डिस्कस करेंगे तब हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। जो पेस्टल्स होते हैं सॉफ्ट पेस्टल, उसमें उसके लिए हमें कलर पेंसिल्स आते हैं, इसको मैं बाद में लूंगा, ठीक है। तो ये कुछ पेन है। इसके अलावा हम अगर कुछ ये देखिए मेरे पास एक टूल्स और भी है, इसको ब्रश पेन बोलते हैं, है ना। ये देखिए ब्रश पेन, इसकी टिप देखिए कितनी पतली है ना। तो ये ब्रश पेन का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डार्क लाइंस अगर आपको ड्रॉ करनी हो। और खासकर ये ब्रश पेन वहां पे इस्तेमाल होता है जब आप कैरिकेचर्स वगैरह आप बनाते हैं, है ना। जब जहाँ पे आप केवल लाइंस बनाते हैं, जहाँ पे आप फाइन काम नहीं करते, आप केवल लाइन से आप अपने वर्क को दिखाना चाहते हैं। तो जहाँ पे आपको पतली लाइन करनी हो, मोटी लाइन करनी हो, आपको मोटी से पतली लाइन में आना हो, पतली से मोटी लाइन में जाना हो डायरेक्ट, है ना। तो उसके लिए आप ये ब्रश पेन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ब्रश पेन भी अवेलेबल है आपके पास, तो आप इसका इस्तेमाल करिए। तो इन सभी टूल्स का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो काम है वो कंपेयर टू पहले से अच्छा आपका आएगा, इफेक्ट काफी अच्छा आएगा। तो आप इन सब का इस्तेमाल आप जरूर करें। इसके बाद जो ये पेंसिल की बात हुई, आप इसको ये थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन आप जब तक इसको आप खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आप इसको ठीक से नहीं सीख पाएंगे। बहुत जरूरी है कि आप इसको खुद इस्तेमाल करें। और इसके अलावा अगर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में जाता हूं, तो हमारे पास सॉफ्ट पेस्टल एक मीडियम है। सॉफ्ट पेस्टल आप देख सकते हैं, ये बहुत ही पॉपुलर मीडियम है आज की डेट में। और ये इसके इस्तेमाल बहुत आसान है, और इस्तेमाल इसके जो कलर्स हैं वो बहुत वाइब्रेंट कलर हैं। जो पेपर पे आप कलर सॉफ्ट पेस्टल आप इस्तेमाल करते हैं, आप ये देखिए सॉफ्ट पेस्टल। तो सॉफ्ट पेस्टल इस तरीके के अलग अलग ब्रांड के सॉफ्ट पेस्टल्स मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। ये इम्पोर्टेड है, गैलरी सॉफ्ट पेस्टल है, गैलरी नाम से ब्रांड से। तो आप इसको इस्तेमाल करिए। अगर आपको मीडियम रेंज में जाना है तो आप कैमल का भी सॉफ्ट पेस्टल आप ले सकते हैं। इसमें आप देखिए, इसमें स्टिक जिस तरीके से चौक होते हैं
इस तरह के चौक के स्टिक्स बने हुए हैं ना, आप इस स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अगर आप लर्निंग स्टेज में हैं, आप कलर्स को सीखना चाहते हैं, कलर्स के मिक्सिंग को सीखना चाहते हैं, और आप अपने काम को आसान तरीके से बहुत जल्दी, आप देखिए मैं भी मुझे जब कोई वर्क अगर मुझे बहुत जल्दी करना होता है और जिसमें टाइम कम होता है और कम टाइम में मुझे बनाना होता है, तो मैं जनरली सॉफ्ट पेस्टल का इस्तेमाल करता हूँ। तो सॉफ्ट पेस्टल के इस्तेमाल में आपकी जो कलर्स जो आते हैं वो बहुत वाइब्रेंट आते हैं। मैं आपको कुछ मैं ट्राई करता हूँ दिखाने का पेपर में, अगर आपको दिख पाएगा तो। देखिए मैंने कितने कम टाइम में मैंने कितना बड़ा एरिया मैंने कवर कर लिया है ना। अगर मैं इसको पूरा कवर करूं तो कितने कम टाइम में मैंने कितना बड़ा एरिया कवर कर लिया। तो सॉफ्ट पेस्टल आपको इस्तेमाल करना बहुत आसान है और आपका काम बहुत स्पीड हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है। आप इसको सॉफ्ट पेस्टल को जरूर आप ट्राई कीजिए। अगर आपने ट्राई किया है तो उसको थोड़ा सा और परफेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए। और इस सॉफ्ट पेस्टल को स्मजिंग कैसे करेंगे, इसको कैसे मिक्स करेंगे, इसका भी इसके भी टूल्स हैं। आप देखिए स्मजिंग टूल्स हैं सॉफ्ट पेस्टल के। ये देखिए इसके जो टिप हैं वो रबर के हैं। ये देखिए, तो ये जो सॉफ्ट पेस्टल का जो आप वर्क बनाते हैं उसके भी स्मजिंग के टूल्स अलग से अवेलेबल हैं। आपके बड़े अच्छे शॉप में, आप अच्छे स्टोर में जाइए, वहां पे आपको मिलेगा। तो इसके जो आप इसके टिप्स का देखिए, आपके इसके जो इसके टिप का डिजाइन देखिए वो बिल्कुल अलग है। तो आपको जिस तरीके की, जिस एंगल में आपको स्मजिंग करनी हो उस तरीके से आप इसको स्मजिंग कर सकते हैं। तो इन आप देखिए ये टूल्स हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसका शेप बिल्कुल अलग है ना। ये आप ये राउंड में है, देखिए ये राउंड में आ रहा है, ठीक है। और इस तरीके के अलग अलग शेप के टूल्स हैं, स्मजिंग टूल्स अवेलेबल हैं सॉफ्ट पेस्टल के। तो आप इन टूल्स का भी इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो मिक्सिंग है, टू कलर्स की जो मिक्सिंग है और जो उसके स्मजिंग का जो आपका इफेक्ट है वो काफी आपका अच्छा आने वाला है। तो आप इसको जरूर, आप अगर आपके पास नहीं है तो आप जरूर इसको इस्तेमाल कीजिए और इसको काम में शामिल करिए। सर नेम क्या है टूल्स का जो अभी आपने दिखाया है सर? इसको आप सॉफ्ट पेस्टल स्मजिंग टूल्स बोलेंगे, वो आ जाएगा आपके पास, है ना। ठीक है सर। कोई स्पेसिफिक ब्रांड सर? स्पेसिफिक ब्रांड ऐसा नहीं है, लगभग ये शायद एक ही ब्रांड का आता है। मेरे पास जो है इसमें कोई ब्रांड नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। आप स्टोर में जाइए, आपको स्टोर में आप बोलेंगे सॉफ्ट पेस्टल स्मजिंग मुझे चाहिए पेन या स्मजिंग टूल, तो वो आपको अपने आप निकाल कर दे देंगे। अगर आपको, आज तो हम ऑनलाइन की दुनिया में जीते हैं, तो बेटर है कि आपको स्टोर में जाकर आपको धक्के खाने पड़े, उससे बेटर है कि आप ऑनलाइन सर्च कीजिए, अमेज़न में जाइए, वहां पे सर्च कीजिए, आपको जल्दी से अवेलेबल हो जाएगा। सर मेरे पास सर रेंज क्या? रेंज बहुत सस्ता है मेरे ख्याल से। ये जो 5 टूल्स का जो सेट है, ये मेरे ख्याल से ये मुझे लगता है शायद 150-200 रुपया में ही आता है। ज्यादा ये महंगा नहीं है, सस्ता है ये, ठीक है। ये 5 वैरायटीज हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। सर हाँ कोई बताइए। इम्पोर्टेंट है सर कि सॉफ्ट पेस्टल यूज करते टाइम ब्रश का इस्तेमाल किया जाए? बहुत लोग जो पैचेस से इस्तेमाल करते हैं सर ज्यादातर, और उसमें स्ट्रोक जो आते हैं वो बहुत ही अच्छा होता है सर, आर्टिस्टिक पैचेस होते हैं। मैं मना नहीं कर रहा, देखिए इसमें मैं जो बात बता रहा हूँ ये ऐसा नहीं है कि ये कोई पत्थर की लकीर है। हम तो देखिए हम आर्टिस्ट हैं, हम अपने आर्ट का, हम अपने हिसाब से जैसे भी मुझे लगता है, हम तो किसी भी चीजों से हम आर्ट बनाने में माहिर हैं। तो मैं एक बेसिक बात बता रहा हूँ आपको, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा ही हो सकता है। आप ब्रश का इस्तेमाल नहीं कर सकते स्मजिंग में, आप ब्रशेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी अच्छी ट्यूनिंग हो जाती है उसमें, तो आप उसको भी इस्तेमाल करिए। उसमें आप अच्छा है, आप करिए उसको। ये मेरे पास आप देख सकते हैं, अगर सेट्स अगर आपको ज्यादा चाहिए तो ज्यादा सेट्स के लिए आपके पास, अब देखिए इसमें ये 24 से 36 सेट का मेरे पास सॉफ्ट पेस्टल है। ये कैमल ब्रांड का अवेलेबल है मेरे पास। तो अगर आपको ज्यादा सेट चाहिए, है ना, आपको अगर कलर बनाने में अगर आपको आसानी चाहिए, तो बने बनाए कलर्स आपके पास मेरा मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आप इन 36 सेट्स का भी आप सॉफ्ट पेस्टल आप ले सकते हैं। हेलो सर। हाँ बताइए सर ऑयल पेस्टल अलग होते हैं? हाँ, ऑयल पेस्टल अलग है, सॉफ्ट पेस्टल अलग है। सॉफ्ट पेस्टल जस्ट लाइक ए चॉक होता है, ऑयल पेस्टल में ऑयल मिक्स होता है ना। तो ऑयल बेस्ड कलर, वो ऑयल बेस्ड कलर होता है वो।
तो जनरली Okay. जैसे हम बच्चों को हम अपने घर में हम बच्चों को जनरली जो कलर्स हम अवेलेबल कराते हैं वो ऑयल पेस्टल कलर्स ही अवेलेबल कराते हैं। मेरे ख्याल से समय थोड़ा सा अब कम बचा है तो मुझे थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा और मैं आपको ब्रश पे एक आ जाइए, ब्रश पर। ब्रशेस पे आता हूँ मैं आपके पास। और हाँ, ये देखिए अब मैं पेंटिंग्स में आता हूँ। ब्रशेज जो हैं पेंटिंग्स, हम ऑयल पेंटिंग्स भी कर सकते हैं, हम एक्रेलिक कर सकते हैं, हम वाटर कलर कर सकते हैं, है ना, हम पोस्टर कलर कर सकते हैं। तो इस तरीके के अलग अलग वैरायटीज है, अलग अलग आप मीडियम्स हैं, उस मीडियम्स के हिसाब से हमारे पास ब्रशेज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो कुछ ब्रशेज हैं, जैसे राउंड है, आप उसका शेप देखिए। आप हर ब्रश का अलग अलग मीनिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ उसके इफेक्ट कैसे आते हैं, वो भी मैं भी दिखाता हूँ। राउंड ब्रश है, फ्लैट ब्रश है, ब्राइट ब्रश है, फिल्बर्ट है। फिल्बर्ट का देखिए, फिल्बर्ट का जो शेप है आप उसको देखिए, और उसके जो टिप है उसके शेप को आप देखिए, उसको मेजर कीजिए। ब्राइट और फिल्बर्ट में बहुत मायने सा फर्क है, लेकिन इसके फिल्बर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी पेंटिंग वाकई में बहुत बढ़िया बनती है। ये फैन ब्रश है, एंगल ब्रश है ना, इस तरीके के आप ब्रशेस का इस्तेमाल आप कीजिए। और इस रिगर ब्रश है, इसके जो आप इसके हेयर्स देखिए, इसके हेयर्स कितने लंबे हैं, है ना। तो अगर आपको लंबी लाइंस बनानी हो आपको, तो आप रिगर ब्रशेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। लाइंस खींचनी हो तो आप इन सारे ब्रशेस का। अब इसके जो स्ट्रोक्स हैं, स्ट्रोक्स देखिए, स्ट्रोक्स कैसे अवेलेबल हैं, ना। देखिए आप, मैंने स्ट्रोक्स भी कुछ आपके लिए ये देखिए, ये किस तरीके के स्ट्रोक्स आते हैं। हर ब्रशेस के अलग अलग मतलब हैं, अलग अलग स्ट्रोक्स के लिए हम हर तरह के अलग अलग ब्रशेस का इस्तेमाल करते हैं। तो इन ब्रशेस का इस्तेमाल आप इन तरह के स्ट्रोक्स पहले, लेकिन आप जब करना नहीं स्टार्ट करेंगे तब तक आपको शायद इसको बारे में नहीं पता चल पाएगा। तो ये तो एक थ्योरेटिकल बात है, बट आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके जब आप खुद आप प्रैक्टिकली आप कोशिश करेंगे करने के लिए, तो आप इस्तेमाल कर पाएंगे। अब देखिए, ये जो मैं आपको दो ब्रशेज आपको दिखाता हूँ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, दो ब्रशेज हैं मेरे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। ये इसके जो हेयर्स हैं वो थोड़े से थिक हैं, ठीक है। अगर आप ऑयल पेंटिंग करते हैं, आप एक्रेलिक करते हैं, तो उसकी जो बेस होता है, आप उसका अंडर पेंटिंग जिसको हम कहते हैं, अंडर पेंटिंग अगर आपको बनानी हो, बेस बनाना हो, तो जनरली हम इस तरीके के ब्रशेस का, जिसके हेयर्स थोड़े से थिक होते हैं, उन थिक ब्रशेस का हम इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये ब्रशेज इसको कैनवास में कितना आप इसको स्प्रेड कर सकते हैं, बार बार करके आप इसको, है ना, आप इसके अंडर पेंटिंग्स, आप इसको जो पहली लेयर है, फर्स्ट लेयर है या सेकंड लेयर है, आप उस लेयर को आप इन सारे ब्रशेस से आप इस्तेमाल कीजिए। ये हर साइज में अवेलेबल हैं और हर तरीके का, हर साइज में अवेलेबल है। आप देखिए, इस तरीके के मेरे पास राउंड ब्रशेस भी हैं, है ना। तो ये आप ब्रशेस का इस्तेमाल कीजिए। और उसके बाद जब आपकी लेयर्स, आपका फर्स्ट लेयर आपका कंप्लीट होता है, सेकंड लेयर कंप्लीट होता है, जब आप फिनिशिंग करते हैं, आप फिनिशिंग काम में आप जाते हैं, तो आपको फिर वहां पे जो सॉफ्ट हेयर्स के ब्रशेज आपको इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अभी देखिए, सिंथेटिक हेयर्स हैं, ये सॉफ्ट हैं बहुत ज्यादा, है ना। आप इन ब्रशेस का भी आप इसको सॉफ्ट लुक लाने के लिए और सॉफ्टनेस लाने के लिए, आप फाइनल टच में आप इस तरीके के सॉफ्ट हेयर्स वाले ब्रशेस का आप इस्तेमाल आपको करना चाहिए, ताकि आपका जो वर्क है वो वर्क आपका काफी फाइन निकल कर आए। इसके अलावा सर जी जो बताइए। आपने फर्स्ट कोट और सेकंड कोट के लिए ब्रशेस बोले, उनको क्या बोलते हैं? इसको ब्राइट ब्रश बोलते हैं। ये जो है ना, ये ब्राइट ब्रश, ब्रिस्टल आप ब्रिस्टल ब्रशेस बोलेंगे आप इसको, ब्रिस्टल, ठीक है। इसके जो हेयर्स, हाँ सर, वो टूल्स कौन से होते हैं? कौन से टूल्स? ब्रश हैं? नहीं सर, वो सॉफ्ट पेस्टल टूल्स। सॉफ्ट पेस्टल टूल्स को स्मजिंग टूल्स बोलते हैं, सॉफ्ट पेस्टल स्मजिंग टूल्स, ठीक है। आप ये आप स्पेलिंग, सॉरी स्पेलिंग स्मजिंग, SMU GING। थैंक यू सर। ठीक है। ये आप देखिए, ये जो ब्रशेज हैं, ये ब्रशेज आप देख सकते हैं, ये
ये जो एनिमल ब्रशेज हैं, है ना, आप जब वाटर कलर आप इस्तेमाल करते हैं, वाटर कलर के पेंटिंग्स आप बनाते हैं, तो वाटर को ब्रशेज में होल्ड करना बहुत जरूरी होता है। अब ये जो ब्रशेज हैं, जो मैंने पहले ब्रशेज दिखाए, आप इसमें वाटर को होल्ड नहीं कर सकते। आप इस तरीके के ब्रशेज में आप वाटर को होल्ड नहीं कर सकते, है ना। लेकिन आप अगर वाटर कलर की पेंटिंग बना रहे हैं, वाटर कलर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ब्रशेज में आपके पास वाटर कंटेंट ज्यादा होता है ना। आप वाटर कंटेंट ज्यादा होने के लिए कि आपको क्या ब्रशेज में वाटर को होल्ड करना बहुत जरूरी है। अब उस वाटर को होल्ड करने के लिए आप वाटर कलर के स्पेशल अलग ब्रशेज आते हैं। अगर आप वाटर कलर सीखना चाहते हैं और वाटर कलर में आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप वाटर कलर के जो स्पेसिफिक ब्रशेज होते हैं, आप इस हेयर को देखिए, इसमें ये एनिमल बेस्ड हेयर्स होते हैं और ये वाटर को बहुत होल्ड करते हैं, ठीक है। इसके भी अलग अलग साइज के ब्रशेज आते हैं। आप इन ब्रशेज का आप इस्तेमाल कीजिए। मैं आपको और मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। सर ब्रांड कौन सा अच्छा है ऑयल पेंट के लिए ब्रशेस का? देखिए, ब्रशेज के जो ब्रांड हैं जी, आप बहुत कॉस्टली भी होते हैं। एक ब्रश 1,000 के, 1,500, 2,000 के ब्रशेज आते हैं। बट अगर आप लर्निंग स्टेज में हैं, तो लर्निंग स्टेज में आप उतने कॉस्टली ब्रशेज में मत जाइए और आप जो नॉर्मल ब्रशेज हैं ना, जो सीखने के लिए वो इस्तेमाल करिए। तो आप नॉर्मल ब्रशेज जो मीडियम रेंज के आते हैं, जैसे अगर इस ब्रश की मैं कीमत बताऊं तो लगभग ये 250 रुपये का ब्रश है ना। तो आप इस रेंज में जा सकते हैं। इससे भी कम रेंज के ब्रशेज आते हैं, तो आप उस कम रेंज के ब्रशेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये तो हुई ब्रशेज की बात। अगर हम ऑयल पेंटिंग करते, सर ब्रांड बता दीजिए आप प्लीज। ये जो ब्रांड है मेरे पास, ये है ब्रिस्टो, BRUSTRO, ब्रुस्ट्रो, है ना, BRUSTRO। हेलो सर। हाँ बताइए। सर जैसे मोस्टली प्रोफेशनल पेंटर्स बोलते हैं एनिमल हेयर ब्रश अच्छा रहता है, जैसे कि mongoose हेयर का, लेकिन वो सर बैन है इसलिए मिलता नहीं है ज्यादातर। तो सर उसके अलावा उसके सब्स्टिट्यूट कौन सा यूज कर सकते हैं कि जो उसी टाइप का क्वालिटी हमें दे? देखिए, क्वालिटी जो है वो ब्रशेस पे तो डिपेंड करता ही है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस और आपकी साधना पे भी डिपेंड करता है। अगर आपकी साधना अच्छी है, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, तो आप इस ब्रश से भी वही इफेक्ट लेके आ सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो आप प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस जितना करेंगे आपको उसके अकॉर्डिंगली आपके वर्क में आपको इम्प्रूवमेंट्स आएगा। आप बहुत अच्छा ब्रश खरीद कर ले आए, बहुत कॉस्टली ब्रश खरीद कर लेकर आए, और आप बिल्कुल नए हैं, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप उससे भी आप अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है। तो बेटर है कि आप अपनी साधना को बढ़ाइए, और उस साधना के बल पे ही आप इस ब्रश से भी आप सेम इफेक्ट लाके ला सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ और टूल्स हैं ऑयल पेंटिंग्स या एक्रेलिक पे अगर काम करते हैं। ये देखिए, अभी बहल सर अभी कुछ नाइफ की बात कर रहे थे, तो मेरे नाइफ का जो शेप है वो देखिए, शेप कैसा है, ठीक है। तो ये नाइफ जो है, आप नाइफ पेंटिंग आप करते हैं, इसके जो इस्तेमाल है मैं बताता हूँ। इसके जो ये देखिए, इसके जो शेप है, देखिए किस तरीके से शेप है ना, बिल्कुल इसके ये एक तीसरे तरीके का शेप है ना। ये आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा साइज अगर छोटा चाहिए तो आप छोटा ये साइज इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्लास्टिक में भी आता है ना। आप अगर वो स्टील में अगर लेना चाहें तो स्टील में भी ले सकते हैं। आप प्लास्टिक का इस्तेमाल करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा, इसमें आप उतना अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, इसमें आपको उतना अच्छा इफेक्ट नहीं आता है। अब बेटर है कि आप स्टील वाले नाइफ्स का इस्तेमाल कीजिए। अब इसका इस्तेमाल हम मीन्स मैं आपको एक मिनट दिखाना चाहता हूँ। ये मेरे पास पेंटिंग का ये मिक्सिंग प्लेट है ना। तो इसमें क्या होता है, आप इसमें इस तरीके से अगर हम कलर्स को मिक्स करते हैं, है ना, कलर्स को अगर इस तरीके से मिक्स किया पूरा, ठीक है, 2 कलर्स या 3 कलर्स, हमको अगर पर्टिकुलर कोई हम एक टारगेटेड कलर शेड अपने को लेकर आना है, तो टारगेटेड शेड कलर को लेकर आना है, तो हम इस नाइफ से ही मिक्स करते हैं, ठीक है। ब्रशेस से हम मिक्स नहीं करते हैं। ब्रशेस से मिक्स नहीं करने का रीजन क्या है, ब्रशेस खराब हो सकते हैं, है ना। तो वो ब्रशेस की जगह पे हम क्या करते हैं, नाइफ से हम मिक्स करते हैं। और नाइफ से मिक्स करके जहाँ पे बहुत ज्यादा आपको डार्क
मीन्स डार्क कलर चाहिए, डार्क इफेक्ट चाहिए आपको बहुत ही, और लेयर्स आपको अगर मोटी चाहिए तो आप डायरेक्ट आप इस नाइफ से आप ब्रश कलर्स को आप उठा के डायरेक्ट आप कैनवास पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वहां से क्या होता है, वो जो इफेक्ट आता है वो इफेक्ट काफी बढ़िया आता है। और आपको मीन्स कलर्स का उसके जो क्या कहते हैं आप, बहुत ज्यादा वो निकल कर आता है वो कलर, है ना, और वो पतला थिन लेयर नहीं होता, वो उसकी जो लेयर्स होती है वो काफी मोटी होती है। जब मोटी लेयर्स होने के कारण वो काफी ब्राइट हो गए, उभर कर आता है। तो आप इस तरीके के आप नाइफ्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं बस अपनी बात खत्म करूंगा। आप ये एक बहुत छोटा टूल्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, धागा, है ना, इसको हम कभी नहीं भूल सकते। तो ये धागा है, ये भी आपको बहुत काम आता है जब आप बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाते हैं। तो बड़ी बड़ी पेंटिंग्स में आपको वहाँ पे मार्किंग करने के लिए आपके पास उतना लंबा आपके स्केल तो अवेलेबल नहीं है, तो हम इस धागे का इस्तेमाल करते हैं। इस धागे में हम इसमें नील होता है, वो नील जो कपड़े में लगाने वाला नील होता है, उस नील को आप इसमें आप धागे में आप डालकर आप इस नील को ले सकते हैं और वहां से आप लाइंस को आप खींच सकते हैं। आपके पास ये टूल्स भी होना चाहिए जहाँ पे आप मार्किंग कर सकते हैं, अगर डिस्टेंस मार्किंग करना हो, है ना, अगर बड़ी पेंटिंग्स आप बना रहे हैं तो वहां पे आप ये कर सकते हैं। ये एक मास्किंग फ्लूइड है, आप इसको देखिए। अगर आप वाटर कलर आप पेंटिंग बनाते हैं तो मास्किंग फ्लूइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कलर्स जो वाटर कलर होते हैं वो पेपर में पूरे स्प्रेड हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो पेपर में जल्दी से स्प्रेड ना हो, और उसके लिए ये मास्किंग फ्लूइड, जहाँ पे भी आपको व्हाइट स्पॉट चाहिए वो उस व्हाइट स्पॉट में आप मास्किंग फ्लूइड आप लगा सकते हैं, जिसमें वो कलर ओवरलैप नहीं होता। और जब कलर सूखने के बाद आप मास्किंग फ्लूइड को आप रब करके आप निकाल सकते हैं, तो बीच का जो एरिया होता है वो आपका व्हाइट ही रह जाएगा। तो जनरली वाटर कलर हम पेंटिंग में बीच में कहीं पे व्हाइट स्पॉट लाने के लिए हम इस तरीके के टूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास मिक्सिंग प्लेट है, वाटर कलर के लिए अलग मिक्सिंग प्लेट है ना। मिक्सिंग प्लेट का अच्छा मिक्सिंग प्लेट होना चाहिए जिसमें आपके पास स्पेस प्रॉपर होना चाहिए, जहाँ पे हम ब्रशेस को ले सकें। हम इस तरीके के अच्छे मिक्सिंग प्लेट्स होने चाहिए जिसको हम ढक के रख सकें, तो इससे आपका कलर आपको जल्दी से सूखेगा नहीं, कलर में धूल मिट्टी भी नहीं लगेगी। तो आप इस तरीके का आप मिक्सिंग प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अंत में मैं बताना चाहूंगा कि हम जो पेपर जो हम इस्तेमाल करते हैं, उस पेपर में अच्छी क्वालिटी का पेपर आप देख सकते हैं। मेरे पास फेवियानो ब्रांड का पेपर है। जब हम पोर्ट्रेट वगैरह या हम पेंसिल वर्क बनाते हैं तो इस फेवियानो ब्रांड का हम पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कैंसन ब्रांड का पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें इसके जो इफेक्ट है वो अच्छे इफेक्ट आते हैं कैंसन का। आप देखिए कैंसन का, तो आप ये 2 ब्रांड का आप पेपर आप इस्तेमाल कीजिए। आप तो इससे आप अच्छी क्वालिटी के टूल्स और अच्छे क्वालिटी के पेपर्स और ब्रश पेंसिल इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो वर्क है वो ठीक से निकल कर आएंगे। मैं समझता हूँ कि आज के इस सेशन में मैंने सारे टूल्स को टच करने की कोशिश की है, बट ये यहाँ पे ही नहीं है, ये टूल्स इससे भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा मंजरी जी से, अगर एक दीपक जी मैं कहना चाहूंगा आपसे, आप क्विकली कलर के बारे में बता दें, वाटर कलर, फैब्रिक और एक्रेलिक और ऑयल पेंट। यस सर। अच्छा, आपने एक टूल्स आप देख सकते हैं, मेरे पास ये वाटर कलर ट्यूब अवेलेबल है ना। तो ये जो वाटर कलर ट्यूब्स जो है, अभी इसमें अगर मीडियम रेंज में आप जाएंगे तो आपको इसमें कैमल्स के वाटर कलर अवेलेबल्स हैं, है ना। अगर आप थोड़े इम्पोर्टेड आप वाटर कलर में आप जाएंगे तो उसके थोड़े से कंपेरेटिवली वो उसके रेंज भी थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है और वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। बट आप अगर नॉर्मल रेंज में आप जाएं तो आप कैमल का वाटर कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं लर्निंग के लिए। लेकिन आप प्रोफेशनली अगर बनाना हो तो आपको अच्छे ब्रांड का आपको वाटर कलर इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आपको कुछ कंपेरिज दिखाता हूँ आपको कि जो इस्तेमाल हम करते हैं, मैं दिखाता हूँ। जो एक्रेलिक पेंट है उसका डिस्क्रिप्शन ये वाटर बेस्ड होता है। एडवांटेज ये है कि ये जल्दी से सूख जाता है और डिसएडवांटेज ये है कि इसको मिक्सिंग करना बहुत
थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। आप इसको जल्दी से आपको आपके हाथ आपको जल्दी से चलाने होते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी हार्ड हो सकता है, सूख सकता है। आपको इसको अपने कपड़ों से बचा के रखना होता है। अपने कपड़े को अगर आपके कपड़े में लग गया तो शायद वो कलर वो दोबारा वो छूटेगा नहीं, है ना। बट एक्रेलिक के एडवांटेज ये हैं कि आप इसमें आप देख सकते हैं इसको आप वाटर कलर के तरीके से आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने वाटर कंटेंट अगर ज्यादा कर दिया, कलर का कंटेंट आपने कम किया, तो आप उस तरीके से वाटर कलर भी आप उस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें सॉफ्ट इफेक्ट भी ला सकते हैं। एक्रेलिक में एक खास बात ये होता है कि इसके जो शेड्स हैं वो बड़े रिच हैं, रिच कलर्स आपको निकल कर आते हैं, है ना, कंपेयर टू अदर मीडियम्स। और ये देखिए कुछ वाटर कलर से के कुछ डिस्क्रिप्शंस और एडवांटेज मैंने बताने की कोशिश की है ना। और इसके अलावा फिर ये ऑयल कलर्स है। ऑयल कलर्स हर आर्टिस्ट का लगभग एक ड्रीम होता है कि वो ऑयल कलर में काम करे, है ना। तो ऑयल कलर में आपकी साधना आपकी जरूर चाहिए, बिना साधना का आपके पास नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस जरूर चाहिए, है ना। आपको फाइन काम करना हो ऑयल कलर में जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पे आपको इसको करेक्ट करने के लिए आपके पास टाइम होता है, क्योंकि वो ऑयल बेस्ड होता है और ये कलर जल्दी से ड्राई नहीं होता। तो आप इसमें आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। आप इसको 1 दिन 2 दिन 4 दिन में भी आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये कलर जल्दी से सूखते नहीं। इसको सूखने में कम से कम 8-10 दिन का टाइम कम से कम तो लगता ही लगता है ना। पोस्टर पेंट्स हैं, ये भी वाटर बेस्ड होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके के अलग अलग मीडियम्स हैं, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। और मैं आपको कुछ कलर्स आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर मेरे पास है, मेरे पास कुछ आप देख सकते हैं। ये विंसन एंड न्यूटन का ये जो कलर है, ये इम्पोर्टेड ऑयल पेंट है, ऑयल कलर है ना। ये विंसन एंड न्यूटन, ये आप अगर अच्छी क्वालिटी अगर आपको चाहिए तो आप इस तरीके के ऑयल कलर्स का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको मीडियम रेंज में आपको कलर्स चाहिए ऑयल कलर्स, तो आपको हमारा स्वदेशी और कैमल आप ऑयल कलर ले सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा फाइन काम करना हो तो आप इसको विंसन एंड न्यूटन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। इसके अलावा ऑयल मिक्सिंग जो होता है, ऑयल कलर को मिक्स कैसे करते हैं, इसके लिए हमारे पास लिंसीड ऑयल आता है। आप देख लीजिए लिंसीड ऑयल है ना। तो लिंसीड ऑयल का आप इस्तेमाल करेंगे तो आप ऑयल कलर को अच्छे से मिक्स कर पाएंगे, ठीक है। टर्पेंटाइन भी है, टर्पेंटाइन ऑयल, टर्पेंटाइन भी आप मिक्स कर सकते हैं। अगर आपको कलर्स को जल्दी से ड्राई करना हो तो आप टर्पेंटाइन और लिंसीड ऑयल दोनों को मिक्स करके बना सकते हैं, ठीक है। दिस इज अप टू यू। और ये इस तरीके के जैसे एक्रेलिक है, वाटर बेस्ड है, तो वाटर कलर से मिक्स हो जाता है। ये जो है ऑयल पेंट है, ये ऑयल कलर से मिक्स होता है टर्पेंटाइन से या फिर लिंसीड ऑयल से, ठीक है। इसी तरीके से और भी जो वाटर कलर है वाटर बेस्ड है, तो वाटर से ही वो मिक्स होता है। तो इस पोस्टर है वो भी वाटर बेस्ड ही है, तो उसको वाटर कलर से ही आप उसको वाटर से ही आप उसको मिक्स कर सकते हैं। आप उसको अगर उसमें करेक्शंस के चांसेस जो है वो ऑयल कलर में सबसे ज्यादा करेक्शन के चांसेस होते हैं। वाटर कलर पेंटिंग में आप करेक्शंस आप आसानी से नहीं कर पाते हैं, तो आपको उसमें परफेक्ट बनने में आपको बहुत सारी गलतियों से आगे गुजरना पड़ता है। बार बार गलती करते हैं, तब जाके आप आगे गुजरते हैं, ठीक है। तो कुछ आप सॉफ्ट पेस्टल में आप करेक्शन ठीक से कर सकते हैं, आप पेंसिल में ठीक से करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन एक्रेलिक का एक बार पेंट लग गया तो पेंट दोबारा हटता नहीं है। या तो आपको ओवरराइट करना पड़ता है, आपको कलर्स दूसरे लगाने पड़ते हैं उसके ऊपर, तभी जाके वो ठीक होगा। तो मैं समझता हूँ सर कि मैंने लगभग सभी चीजों को टच करने की कोशिश की है। हाँ जी बताइए। सर हम लोग जैसे कैनवस पे जब वर्क करते हैं एक्रेलिक कलर से, तो उसको धूल मिट्टी से बचाने के लिए हम लोग क्या करें? मतलब जैसे पेंटिंग लगी रहती है, थोड़ी टाइम बाद उस पर धूल जम जाती है, या फिर मतलब एक्रेलिक में शाइन डल हो जाते हैं कलर। देखिए एक्रेलिक जो है वो आप वो रबर बन जाता है, वो आप उसको बाद में वॉश भी कर सकते हैं। आप आराम से उसको आप पानी से या सर्फ से आप उसको साफ कर दीजिए, वो साफ हो जाएगा फिर से, है ना, कोई दिक्कत नहीं। सर ऑयल कलर के लिए, सर ऑयल कलर में भी अगर वो गंदा हो रहा है आप उसको साबुन से धो देते हैं, पानी से साबुन से सर्फ से धो दीजिए, वो साफ हो जाएगा, वो और कुछ नहीं है। सर कैनवास पे अगर हमने ऑयल कलर यूज किया है उसमें थोड़े दिन बाद रफनेस आ जाती है,
तो उसमें शाइनिंग लाने के लिए हम कोई वार्निश वगैरह यूज कर सकते हैं? वार्निश इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वार्निश इस्तेमाल करने से बेटर है कि आप कलर से ही ऐसा इस्तेमाल करें कि वो ब्राइटनेस उसमें निकल कर आए, है ना। वार्निश भी हम लेकिन बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जो वार्निश इस्तेमाल करते हैं। तो अगर पेंटिंग में अगर आपको चमक लानी हो, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्राइटनेस लानी हो, तो आप वार्निश इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी बताइए आप सुनेखा। सर सुनेखा जी, हाँ जी बताइए। एक्रेलिक कलर में भी डलनेस आ जाती है। कौन से कलर में? एक्रेलिक कलर में भी डलनेस। देखिए आप उसको बाहर छोड़ेंगे तो डलनेस तो आएगा ही ना आपको। या तो उसको डस्ट फ्री एरिया में आप उसको रखिए, है ना। अगर डस्ट फ्री एरिया नहीं है तो आप उसको बार बार उसमें कपड़ा लगाते रहिए, तब आपको डलनेस नहीं आएगा। और अगर लेयर, एक बात और भी है, अगर डलनेस आने का रीजन एक और भी है कि आपके लेयर्स बहुत कम हैं। अगर आप लेयर पे काम करते हैं, आप जो कलर्स के जो लेयर हैं वो थिक अगर आप बनाते हैं, तो आपका जो पेंटिंग है वो आसानी से डल नहीं होता। जी कुछ और कोई? सर कैनवस पे पेंटिंग करते समय ऑयल, जैसे हम कैनवस पे पेंटिंग करते हैं ऑयल पेंटिंग, तो स्टार्ट करने से पहले हमें कैनवस पे क्या लगाना होता है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है आपने कैनवस में क्या लगाना है। देखिए हर आर्टिस्ट का अलग अलग तरीका है। कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो ब्लैक कैनवस के ऊपर काम करते हैं, कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो व्हाइट कैनवस के ऊपर काम करते हैं, बट व्हाइट कैनवस को पहले वो देते हैं, थोड़ा सा फेड कर देते हैं। उसमें बर्nt साइना कलर जो होता है उसको ऑयल मिक्स करके उसको पूरे कैनवस से पहले पूरा ये इस ब्रश के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे कि ब्रिस्टल वाले जो ब्रश हैं, तो इस ब्रश के जो बड़े ब्रश हैं आप जिस हिसाब मतलब अकॉर्डिंगली एज पर योर कैनवस साइज आप इससे आप उसको पूरी तरीके से आप, है ना, आप बर्nt साइना कलर आप उसमें आप कर सकते हैं आप बेस बनाने के लिए। तो ताकि वो जो व्हाइटनेस हो, व्हाइटनेस हट जाएगा, वो थोड़ा टिंट हो जाएगा। और टिंट होने जब आप कलर्स लगाएंगे तो कलर फिर वो निकल कर आते हैं, तो उभर के आते हैं। अगर डायरेक्ट व्हाइट कैनवस के ऊपर अगर आप कलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो चीज है ना वो बराबर निकल कर नहीं आती है। तो आप पहले कैनवस को पहले टिंट कीजिए, कैनवस को थोड़ा सा पहले आप डल कर दिए, डल भी कर सकते हैं, आप डल कर सकते हैं उसको, आप उसको टिंट करिए आपको कुल मिला के। जी बताइए। ऑयल पेंट ब्रशेस को वॉश कैसे, क्लीन कैसे करें? ऑयल कलर के जो ब्रशेज हैं आपके पास तारपीन तेल होता है ना, आप तारपीन अपने पास रखिए और उससे आप अपने ब्रशेस को आप धोइए। हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है आपने और मुझे याद दिलाया है, ये बात मैंने बोलना भूल गया था मैं आपको। ब्रशेज को साफ करना बहुत जरूरी है जी। आप ब्रशेज अगर साफ नहीं करेंगे आपके महंगे महंगे ब्रश खराब हो जाएंगे। तो ब्रशेज आप जब भी आप कलर्स का इस्तेमाल करें और खासकर ऑयल कलर या एक्रेलिक कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा समझ कर रहना पड़ता है, क्योंकि एक्रेलिक हर 5 मिनट में आपका कलर सूख जाएगा। तो ब्रश में अगर 5 मिनट में कलर छोड़ दिया तो आपके ब्रश खराब हो सकते हैं। तो बेटर है कि आप अगर एक्रेलिक कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको पानी में तुरंत इसको मिक्स करके आप इस ब्रश को अपने ठीक से साफ कर लीजिए। बार बार पानी में डाल के इसको अच्छे तरीके से आप हाथ से इस तरीके से इस तरीके से आप कर करके, ताकि इसके जो यहाँ पे नीचे वाला एरिया में आप कलर जो फंस जाते हैं वो कलर्स वो सारे ठीक से निकल जाएं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और ऑयल कलर अगर ऑयल पेंटिंग कर रहे हैं तो उसको आप तारपीन तेल से आप इसको आप वॉश कर सकते हैं। उसमें भी आपने तारपीन ऑयल आपको इस्तेमाल करना चाहिए और उससे आपको काम बहुत आसान हो जाएगा। जी और Okay. Sir, which brand textbooks are good for portrait making? से एक्रेलिक कर सकते हैं। सॉरी मैं आपकी बात नहीं सुन पाया। एक्रेलिक कलर और वाटर कलर के जो ब्रशेज हैं वो अलग रखने चाहिए या फिर दोनों वाटर वॉशेबल हैं तो फिर एक कलर यूज कर सकते, एक ब्रश यूज कर सकते हैं दोनों में? वाटर कलर के ब्रशेज आपको अलग रखने चाहिए। एक्रेलिक और ऑयल कलर के ब्रशेज आप सेम रख सकते हैं, बट वाटर कलर के ब्रशेज आपको अलग रखने चाहिए। सर कैनवस को प्राइम करने के लिए हम एक्रेलिक कलर भी यूज कर सकते हैं ऑयल पेंटिंग के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं जी। मैंने आपको क्या बताया, कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हम सभी आर्टिस्ट हैं, हम अपना इनोवेटिव हम दे सकते हैं। हमको जैसा अच्छा लगता है, मैं जिधर कंफर्ट फील करता हूँ मैं वो मीडियम अपना सकता हूँ, मैं वो तरीका अपना सकता हूँ। ऐसा कोई भी इसमें कोई थंब रूल नहीं है कि आपको इसी तरीके से काम करना है। जी बताइए। सर वो जब प्राइम करने के लिए हम एक्रेलिक अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें वाटर मिक्स करके भी कर सकते हैं? क्या दोबारा बताइए अपना सवाल दोबारा। हाँ जी सर, हमने कैनवस को प्राइम करना है ऑयल पेंटिंग के लिए। कैनवस को हमने प्राइम करना है, मींस एक्रेलिक कलर यूज करके उस पे फर्स्ट कोट करना है हमने। ओके। हमने करनी ऑयल पेंटिंग है
ओके। तो हम उसमें थोड़ा वाटर मिक्स करके भी उसको सॉल्युबल बना सकते हैं पेंट करने के लिए। जब आप एक्रेलिक का जब फर्स्ट लेयर लगाएंगे और डेफिनेटली वाटर ही करेंगे, जब वो वाटर से आप एक्रेलिक का बेस बनाएंगे, एक्रेलिक से बेस बनाएंगे, तो फिर उसके बाद जब वो ब्रश वो कलर सूख जाएगा तो ऑटोमेटिक पानी तो उसमें रहता नहीं है और फिर वो रबर बन जाता है। तो आप उसके ऊपर फिर आप ऑयल कलर से इस्तेमाल कर सकते हैं। सर मैं एक सजेशन देना चाहूंगी। जी बताइए। हाँ सर, एक्चुअली जो प्राइम का है, जो मैम आपसे पूछ रहे हैं, इसमें ना हम सर टेक्सचर वाइट यूज कर सकते हैं एज गैसो। जो हम कैनवस पे गैसो करते हैं, पहली लेयर लगाते हैं। एक्रेलिक हमें बहुत महंगा पड़ता है, तो हम उसकी जगह हम टेक्सचर वाइट यूज कर सकते हैं। टेक्सचर वाइट में हम जी गैसो इस्तेमाल कर सकते हैं। गैसो के अलग अलग में भी गैसो अलग-अलग, ठीक है। तो गैसो अलग-अलग, उससे जो कलर भी जो है वो कैनवस कम अब्सॉर्ब करता है और ज्यादा फाइन तरीके से हम लेयर कर सकते हैं उस पे। अगर आपके पास बड़े कैनवस हैं तो आप इस तरीके के रोलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो ठीक है, तो आप अभी भी मैं समझता हूँ कि मैंने सारे टूल्स को मैं बहुत अच्छी तरीके से शायद, और कुछ बहुत सारे टूल्स अभी भी मेरे पास छूट गए हैं जो मैं नहीं बता पाया हूँ। और ये पूरा जी बताइए। एक्सक्यूज मी सर मंजरी जी समय का थोड़ा सा देखेंगे आप। मुझे लगता है कि ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है। और एक्सक्यूज मी सर, मैं आखिरी 2 सवाल केवल लूंगा सर। वन क्वेश्चन ओनली। हेलो सर, ऑयल पेंटिंग में अक्सर जो है वो फंगस लग जाते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? नहीं, फंगस तभी लगेगा जब आप वहाँ पे कुछ नमी हो, कुछ वेट हो, वहाँ पे कुछ पानी आ रहा हो, या एरिया में अगर आप पेंटिंग रखेंगे तो ही फंगस आएगा, ऐसे नहीं आएगा जी। आप हमेशा पेंटिंग को आप ड्राई एरिया में रखिए जहाँ पे नमी नहीं आ रही हो, जहाँ पे मॉइस्चर नहीं आ रहा हो। सर स्केचिंग के लिए कौन सा ब्रांड की वो यूज करनी चाहिए? ये आखिरी सवाल है। उसके अलावा अगर कोई सवाल चाहिए तो आप ग्रुप में आप भेज सकते हैं, हम आपको वहाँ पे जवाब दे देंगे। हाँ बताइए, क्या सवाल है आपका? सर स्केचिंग के लिए कौन सी ब्रांड की स्केचबुक यूज करनी चाहिए? आप फेवियानो कर सकते हैं, आप कैंसन कर सकते हैं, है ना। 200 GSM का पेपर है, अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो काफी अच्छा है। बट 200 GSM का पेपर और फेवियानो में वो थोड़ा सा महंगा है। तो आप देख लीजिए, अगर आपको अफोर्ड कर सकते हैं तो 200 GSM इज द बेस्ट पेपर, और फेवियानो का पेपर अच्छा होता है। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी मंजरी जी, मैं ये सवाल था और मैं अब अपना सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। और आगे मंजरी जी आप अपनी आगे की कार्रवाई प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सारी जानकारियां दी आपने, बारीकी जानकारियां। मैं अपने सभी पार्टिसिपेंट से कहना चाहूंगी कि हमने चैट बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप सभी लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा, एक ईमेल आईडी दी गई है आपको, उस ईमेल आईडी पर आपको जो भी असाइनमेंट दिया जाता है वो आप अपना आर्टवर्क उस ईमेल आईडी पर दे दीजिए। और उसी व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको इस वर्कशॉप से संबंधित सारी जानकारियां मिलेंगी। आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हम लोगों के व्हाट्सएप नंबर पर पर्सनली जो चाहे वो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। मंजरी जी, ईमेल आईडी आपने सबको बता दिया या मैं स्क्रीन में शेयर कर दूं? जी ग्रुप पे, हाँ मैं स्क्रीन में शेयर कर दूं? एक बार आप शेयर भी कर दीजिए। मैं ईमेल आईडी शेयर कर दूं? ईमेल आईडी सबको बता दिया है ग्रुप पे ही, इसी पे ही। मैं एक बार इसको मैं बड़ा करके शेयर कर देता हूं। वो भी आप शेयर कर दीजिए एक बार। मंजू मैम, आज की असाइनमेंट हमारी क्या है? अभी सेशन खत्म नहीं हुआ है हमारा। ओके मैम। एक मिनट में मैम आपकी आवाज बहुत स्लो है प्लीज। ये आप ईमेल आईडी दिख रहा है सभी को? मंजरी जी दिख रहा है ईमेल आईडी? हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है दीपक जी। हाँ, तो आप ये सभी ईमेल लोग आईडी अपना आपको आर्टवर्क किसी ईमेल पर भेजेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस ईमेल आईडी का। आपके जो भी असाइनमेंट हैं, जो भी क्वेश्चंस आप यहाँ पे भेज सकते हैं। एक बार व्हाट्सएप ग्रुप आप उसकी जानकारी आप बता दीजिए मंजरी जी।
वैसे सब लोग ज्वाइन कर चुके हैं, ज्यादातर सभी लोग ज्वाइन कर चुके हैं। Okay. बॉक्स में दिया हुआ है पर सब लोग। फिर आपका म्यूट फिर आप नेक्स्ट सेशन की जानकारी के लिए मैं वह सर से आग्रह करती हूँ कि वो अगले आने वाले सेशन के बारे में बताएं। हाँ मंजरी जी, आज दीपक जी को जो विषय था दीपक जी का, वो बड़ी अच्छी तरीके से रखा उन्होंने। और मुझे लगता है कि जो बिगनर्स से लेकर के और फाइनल टॉप मोस्ट आर्टिस्ट तक जो कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका आज उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से बता दिया है। मुझे लगता है जितने भी पार्टिसिपेंट बोर्ड द ट्रेन फॉर फर्दर वर्कशॉप्स, अब वो बिल्कुल तैयार हैं कि अगले वर्कशॉप में जो भी उनको समझाया जाएगा, बताया जाएगा, वो उसको अगले जो हम टास्क देंगे उसमें कंप्लीट करके आएंगे। आज जो हमने टॉपिक लिया था टूल्स का, इसमें जो भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं या कर रहे हैं, उसको वो इस्तेमाल करके और कुछ भी जो उनके दिमाग में आ रहा है बनाने के लिए, डिपिक्ट करने के लिए, हमको दिखाने के लिए या असाइनमेंट के भेजने के लिए, उन टूल्स का इस्तेमाल करें। कोई अलग से उनको एक टॉपिक नहीं है कि इस टॉपिक पर करना है, लेकिन उस टूल का इस्तेमाल करते हुए वो जो भी समझना बताना चाहते हैं, हमें दिखाना चाहते हैं, उसका आज जो हमने ईमेल दिया है उस पर अपना वो असाइनमेंट भेज सकते हैं। अगले तक है। अगले में क्या, अगली जो हमारी डेट है नेक्स्ट सैटरडे, उसमें जिन सज्जन को हमने लाना है वो हम आपको कल अपने जो सिस्टम है उस पर ही हम बताएंगे आपको। और एक नई हस्ती आर्ट की फील्ड में जो आपको अब इन टूल्स की जानकारी के बाद फर्दर कैसे काम करना चाहिए, इसके बारे में डेमोन्स्ट्रेशन और उस पर टॉक होगी, वो आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगी। तो अगली बार हम लोग सैटरडे को फिर एक नए वर्कशॉप में आज इसी समय मिलेंगे। तब तक के लिए हम लोगों को आज्ञा दें। और मंजरी जी। थैंक यू सर। सुमलता जी से आग्रह रहेगा कि धन्यवाद ज्ञापित करें वो सभी का। जी, आज का सेशन दीपक सर के साथ बहुत अच्छा रहा। उन्होंने बहुत अच्छा से हमें डीप इंट्रोडक्शन टू द आर्टिस्टिक टूल्स का हमें दिया है और हमारे पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत अच्छी नॉलेज मिली है इसके बारे में कि हम और कैसे कैसे टूल्स को किस तरीके से यूज कर सकते हैं कि अपना आर्ट वर्क को और सुंदर तरीके से बना सके। और बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी आपका। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा स्टूडेंट्स के साथ। और हमारे मेंटर श्री वहल सर को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद बना रहे हम सारे स्टूडेंट्स के ऊपर, ताकि हम आपसे और अच्छे से नए नए आर्ट टेक्निक्स और टूल्स के बारे में जान सकें। और हमारे जो आज स्पेशल गेस्ट अवतार सैनी सर है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज उन्होंने हमें एक चीज सोचने पर हमें प्रेरित किया है कि आप आर्ट को एक्टिंग के साथ कैसे मिलाप करके आप अपना आर्ट और एक्टिंग को कैसे आप और निखार सकते हैं। हमें कुछ एक्टिंग की तरफ भी आज रुचि होने लग गई है इस बात को सुन के। आपका जो लाइटनिंग और डार्क शेडिंग, आपने एक्टिंग और आर्ट दोनों को मिला के जो बताया है वो भी बहुत ही हेल्पफुल रहा, बहुत ही अच्छा रहा सर हमारे लिए। एंड थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने आज हमारा साथ दिया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन हमारा हम यहीं पर संपन्न करते हैं। सेकेंड सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगले सेशन में हम दोबारा शनिवार को आप सभी से पुनः मिलेंगे। आप सभी लोग आए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैम टास्क कौन सा है? बेटा अभी बताया गया आपको, तो एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। आप फर्दर कम्युनिकेशन हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे कर सकते हैं। लिंक चैट बॉक्स में दिया हुआ है, प्लीज सब कोई ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम आपके साथ बने रहें। थैंक यू ऑल। यस नमस्कार। सर हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स। ओके।